तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 87 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होंग और थंडर गॉड ने अपने पूरी जान लगा दी थी ताकि वो स्वैलोड बीस्ट को मार सके, लेकिन वो इसमें हार गए थे और सिल्वर गार्ड्स ने उन्हें बचा भी लिया होता है। और फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो इस न्यूज़ को देख रही होती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो अपने लास्ट मेल को चेक करती है जो कि किसी और ने नहीं, थंडर गॉड ने भेजा होता है। और वो स्वैलोड बीस्ट से लड़ने से जाने से पहले की होती है, जहाँ पर थंडर गॉड इमोशनल होते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछले 16 साल से नहीं देखा है। और यहाँ पे उसका एक छोटा बेटा और एक वाइफ भी होती है जिसका नाम ली होता है। और यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही नफरत करते होगे, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने के लिए गए हैं उस बीस्ट से फाइट करने और तुम्हारे डैड उस बीस्ट को जरूर मारेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहो और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही खुशियों से बिताओ। और गाइस, ये शायद सबसे इमोशनल सीन होने वाला है एक डैड और एक सन में। और ये सब देखकर वो दोनों मदर और सन रोने लगती है। और यहाँ पे सन अपने डैड को वापस आने के लिए बोलता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा जब ये एनिमेटेड होके आएगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर क्वातो हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे जियाई सबको ट्रीटमेंट करवा रही होती है, जितने भी जख्मी होते हैं सोल्जर। लेकिन तभी उसके पास एक न्यूज़ आता है जहाँ पे उसकी सबसे फेवरेट डिसिपल जिसका नाम लिंग यान होता है और जो कि सिर्फ 19 साल की होती है, वो इस जंग में सेक्रीफाइस हो चुकी होती है। अब जियाई सुनकर दुखी तो होती है लेकिन वो इसे दिखाती नहीं, क्योंकि यहाँ पे काउंटलेस सोल्जर थे जो इस युद्ध में मारे जा चुके थे और यहाँ पे सारे लोग की उम्मीद हार चुकी थी। और फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो अपने घर को वापस आ गया हो और यहाँ पे वो बैठा होता है और बबाता कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये धरती नहीं बचने वाली। लेकिन लू फैंग को अभी भी हार नहीं मानता है और कहता है कि कोई तो रास्ता होना चाहिए। क्या इंसानियत ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? क्या ये मॉन्स्टर सबको मार देंगे और वो उस ग्रह पे राज करेंगे? और वो कहता है कि पूरे धरती पे सिर्फ मॉन्स्टर ही होंगे और ये चीज़ एक सबसे बड़ा बुरा सपने की तरह है। और वो एक लाइन कहता है, द सोल इज़ द रूट ऑफ लाइफ। लेकिन तभी ये लाइन सुनकर लू फैंग को कुछ सूझता है और वो बबाता से कहता है कि उस स्वेलिंग बीस्ट की लाइफ फोर्स कम हुई थी, तो क्या इसका मतलब है कि उसकी भी सोल है और वो अभी के वक्त कमज़ोर है? लेकिन बबाता इसे बताने में हिचकिचा रहा होता है, लेकिन लू फैंग बोलता है कि बताओ मुझे। तो बबाता कहता है कि हाँ, वो अभी कमज़ोर है, लेकिन तुम सिर्फ एक स्टार ट्रैवल लेवल 3 के स्पीड रीडर हो, इसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो लू फैंग कहता है कि नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ, वो शायद अभी ही जन्म लिया होगा, शायद इसी कारण वो इतना कमज़ोर है। और जबकि वो अभी अपने यंग स्टेज में है, उसी के कारण उसका सोल अभी कमज़ोर ही होगा। और हमने उस पर लगातार 26 लेजर से अटैक किया और यहाँ पे साथ में होंग और थंडर गॉड ने भी अटैक किया, जिससे कि उसका सिर्फ 20% ही सोल बचा हुआ है। और लू फैंग कहता है कि अगर मैं यूनिमो प्लैनेट की सीक्रेट टेक्निक टावर ऑफ वाइट को यूज करूँ तो शायद मैं उसे अपने पावर से मार सकूं, और अगर इससे भी नहीं हुआ तो मैं अपने 6 ब्लेड सीक्रेट टेक्निक को भी यूज करूंगा और मैं अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लूंगा। तो ये सुनकर बबाता कहता है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने 50,000 सालों का इंतज़ार किया था, तब जाके तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें खुद को सुसाइड नहीं करने दूंगा। तो लू फैंग कहता है कि मैं सुसाइड नहीं करने वाला हूँ। होंग और थंडर गॉड ने भी अपने सोल इमोलेशन को यूज किया, लेकिन वो मरे नहीं। तो बबाता कहता है कि वो लोग कोमा में गए हैं और वो कहता है कि इस दुनिया में एक अनडाइंग बीइंग भी अगर अपने सोल को डैमेज हो जाए तो उसे रिकवर होने में लगभग 1 मिलियन साल तक लग जाते हैं। लेकिन होंग और थंडर गॉड के सोल कमज़ोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अपने कोमा से भी बाहर निकल पाएंगे और वो ज़िंदगी भर सोए ही रहेंगे।
है और वो लू फेंग को ये करने के लिए मना करता है। तो लू फेंग कहता है कि मैं यूनमो प्लैनेट का डिसिपल होने से धरती का हूँ। तो बबाता कहता है कि तो क्या तुम मरना चाहते हो? तो लू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ? देखो मेरी भी एक फैमिली है, मैं फादर बनने वाला हूँ, मेरे 2 बच्चे भी होने वाले हैं और मेरे भी अपने कुछ ख्वाब है और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन बबाता हेसिटेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग कैसे भी करके बबाता को मना लेता है और यहाँ पे वो 6 ब्लेड की टेक्निक को यूज करेगा जिससे कि वो सारे वॉरियर्स के सोल को फ्यूज कर सके और फिर वो अपने टावर ऑफ वॉइड के फाइनल अटैक को करेगा। शायद इसमें मैं कामयाब हो जाऊं और मैं उस बीस्ट को भी मार पाऊं। और वो कहता है कि मैं इतने सारे लोगों की जान की कुर्बानी को नहीं जाया होने दूंगा, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। अब फिर लू फेंग की बातें सुनकर बबाता भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। और यहाँ पे वो लू फेंग को टाइम वेस्ट न करने की सलाह देता है और वो कहता है कि तुम्हें 5 स्टार ट्रैवल को ढूंढना होगा जो अपना सेक्रीफाइस दे सके और फिर तुम उनके सोल को टावर ऑफ वॉइड में कलेक्ट करना और जितनी ये ताकतवर होंगे उतना ही अच्छा होगा। अब बबाता सारे वॉरियर्स के पास मैसेज भेज देता है कि जो भी अपना सेक्रीफाइस देना चाहते हैं वो मेरे पास आए। अब यहाँ पे बबाता लू फेंग से पूछता है कि आखिर कितने लोग इस सेक्रीफाइस को देना चाहेंगे। तो लू फेंग कहता है कि शायद मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे हमें 6 ब्लेड की टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि इसमें हर बंदे को बिना हेसिटेट किए अपनी कुर्बानी देना पड़ता है। अगर उसने अपनी कुर्बानी देने से मना की तो ये प्रोसेस रुक भी सकती है और ये कामयाब नहीं होने वाली। और इस प्रोसेस में सारे के सोल एक जगह पे आ जाते हैं। अब लू फेंग के पास एक मैसेज आया होता है जहाँ पे सबसे पहला मैसेज एल्यूर का होता है जो कि कोई और नहीं होंग के 3 गार्ड्स में से एक होता है। और फिर उसके पास 2 और नोटिफिकेशन आते हैं और उन्हें वो चेक ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास कई और मैसेज गिरने लगते हैं और करीब 3 मिनट 16 सेकंड गुजर जाते हैं जहाँ पे लू फेंग के पास 81 मैसेजेस आए हुए होते हैं और 62 अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार होते हैं और बाकी सब पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे पास उसे मारने का कितना चांस है। अब यहाँ पर बबाता लू फेंग को 5 लोगों को डिसाइड करने के लिए कहता है, लेकिन लू फेंग कहता है कि तुम ही उन्हीं को डिसाइड कर लो। तो बबाता 5 लोगों को सिलेक्ट करता है जो कि होते हैं मो हेंडरसन, ईस्टबॉर्न, त्रिपाठी सिंह, जियाइंग और फिर सोकोवू। और ये सभी अमेरिका, यूरोप, इंडिया, चाइना और रसिया के थे। और यहाँ पे 5th चेयरमैन का रिप्लाई नहीं आया होता है। तो लू फेंग कहता है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ अपना सेक्रीफाइस देने के लिए। अब यहाँ पे आपको सबके बारे में तो पता ही होगा, इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि त्रिपाठी सिंह कौन है, तो ये कोई और नहीं अपने लायन किंग होते हैं जो कि इंडिया से ही होते हैं। और अब फिर लू फेंग उन सबसे मैसेज करके बोलता है कि इस प्रोसेस में क्या होने वाला है और उन्हें कैसे सेक्रीफाइस देना है। अब लू फेंग की बात सुन के वो सब मान जाते हैं और लू फेंग उन सबको 50 मिनट का टाइम देता है कि आप अपने फैमिलीज वालों से मिल सकते हैं और उन्हें अपना बाय कह देना। और फिर सबको वो पैसिफिक ओशियन में आने के लिए कहता है और यहाँ पे सारे लोग अपने फैमिली से मिलते हैं और उन्हें आखिरी गुड बाय बोल। अब यहाँ पे बहुत लंबा पार्ट था कि कैसे वो लोग अपने आखिरी 50 मिनट को बिताते हैं, लेकिन उनको मैं कट कर रहा हूँ। आप लोग इमेजिन करना कि लोग अपने आखिरी समय में अपने फेवरेट काम को ही करते हैं, तो वही भी वो लोग कर रहे थे। सारे लोग अपने फैमिली से मिलते हैं और वहाँ पे उन्हें वो गुड बाय कहते हैं। अब लू फेंग भी अपने घर गया होता है और वहाँ पे लू फेंग और जूजिन की शादी भी हो चुकी होती है। अब वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे। अब लू फेंग वहाँ से निकलता है और सबको वहाँ पे एक लोकेशन बताता है जो कि उस बीच से 351 किलोमीटर दूर होता है और सबके स्पीड के मुताबिक लू जगह सिलेक्ट की होती है और वो उन सबको वहाँ पर आके मिलने के लिए बोलता है। और यहाँ पे लू फेंग ने उन्हें पहले ही बता दिया होता है कि क्या करना है। अब वो लोग उस बीस्ट की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पे पूरी अर्थ उनके ही टेलीकास्ट को देख रही होती है। अब वो लोग एक जगह आके मिलते हैं जहाँ पे आके उन्हें मिलना था और वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगते हैं और फिर वो लोग गहरे समुद्र में चले जाते हैं। और यहाँ पे बीस्ट अभी उनसे 1200 मीटर अंदर था और यहाँ पे मो हेंडरसन लू फेंग से पूछते हैं कि अगर हम उस बीस्ट के पास जाएंगे तो क्या उसे पता नहीं चल जाएगा जैसे कि तुम अपने फाइनल टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे। अब सारे लोग लू फेंग की ओर देखते हैं और लू फेंग ही अभी उस मिशन का लीडर था।
तो लू फेंग उनसे कहता है कि चिंता मत कीजिए और वो सिल्वर गार्ड्स को उनके चारों तरफ ले आता है जिनसे कि वो बीस्ट उनके बारे में नहीं पता लगा सकता। अब उन सिल्वर गार्ड्स को देखकर उन सारे लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो रोबोट्स है। अब यहाँ पे लू फेंग उन्हें एक ऑटो जेट मंगाने को बोलता है ताकि जब वो अपने टेक्निक को यूज करे जिससे कारण वो लोग मरने वाले थे तो उनके बॉडी को उनमें ले जाके रखा जा सके ताकि उनके बाद उससे लू फेंग को लड़ने में कोई परेशानी ना हो। अब उन्हें भी पता था कि वो इस बैटल में सिर्फ एक मोहरे हैं जो कि लू फेंग के लिए सैक्रिफाइस करके उसे बहुत ताकतवर बनाने वाले थे और यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं हटता है। और अब ये सबको जेट के आने के बाद उस पे बैठते को बोलता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी रेसिस्ट मत करना वरना ये फेल हो जाएगा। और इस वक्त लू फेंग सीरियस भी होता है और फिर वो सारे लोग एक अच्छी सी स्माइल पास करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो लोग मरने वाले हैं, इसलिए वो लोग अंतिम क्षण में भी मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहाँ पे सभी लोग बैठ जाते हैं और अभी वो लोग 6 ब्लेड की सीक्रेट टेक्निक को स्टार्ट कर देते हैं। अब लू फेंग भी अपने आंखों को बंद कर लेता है और फिर हमें लू फेंग के माइंड में दिखाया जाता है जहाँ पे 3 छोटे छोटे प्लैनेट्स थे और उनके बीच में एक छोटा और प्लैनेट था जो कि स्टार लेवल 1, 2, 3 और ऐसे 3 के होते हैं और 2 और प्लैनेट्स भी थे जो उसे रिवॉल्व कर रहे थे बिल्कुल सन और अर्थ की तरह और उन्हीं के बीच में सबसे बड़ा वाला प्लैनेट था। और अब वो सारे प्लैनेट्स टावर ऑफ वॉइड में कंज्यूम होने लगते हैं और उनमें एक लाल धागा का कनेक्शन बढ़ जाता है जो टावर ऑफ वॉइड में जाके मिलने लगता है और ये बिल्कुल स्पीड एनर्जी की तरह सामान फ्लो कर रही होती है। और यहीं पे उन 5 लोगों की लाइफ फोर्सेस भी घटने लगती हैं और वो लोग हंसी खुशी अपना सेक्रीफाइस दे रहे होते हैं और यहाँ पे सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं कि कैसे लू फेंग बीच में बैठा था और सारे लोग उसके चारों तरफ थे और यहाँ पे उन 5 लोगों की लाइफ फोर्स लगातार घटने लग रही थी और वहीं पे लू फेंग की बढ़ते जा रही होती है और सबको पता था कि वो लोग अपना सैक्रिफाइस दे रहे हैं ताकि लू फेंग अपनी पावर को बढ़ा के उस बीस्ट को मार सके और ह्यूमैनिटी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी क्योंकि इसके बाद कोई भी अर्थ पे ऐसा नहीं था जो उस बीस्ट को मार सके और इस धरती को खत्म होने से बचा सके। अब सभी लोग उस स्क्रीन पे ही उनकी लाइफ फोर्स को देख रहे हैं जो कि उन्हें डिटेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन तभी उन 5 की लाइफ फोर्स को डिटेक्ट होने वाला रुक जाता है और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। और यहाँ पे मो हेंडरसन का जेट भी आ जाता है जिनमें उन 5 लोगों की डेड बॉडीज को रखा जाता है और फिर वो जेट उन डेड बॉडीज को लेके उड़ जाता है और फिर लू फेंग उस वैल्यूइंग बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सारे लोग उसे ही स्क्रीन पे देख रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि लू फेंग कैसे भी करके सक्सीड हो जाए। और फिर लू फेंग धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और वो पहले 800 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर और फिर 200 मीटर सैलोट बीस्ट के पास चला जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाता है और यहाँ पे लू फेंग की कॉन्शियसनेस में हमें 2 मिनी प्लैनेट को दिखाया जाता है जो टावर ऑफ वॉइड को रिवॉल्व कर रहे थे और वो आग की गोले बन जाते हैं और वो टावर ऑफ वॉइड में पावर देने लगते हैं। अब लू फेंग ने उन 5 पावरफुल वॉरियर के सोल को कलेक्ट किया था इसलिए टावर ऑफ वॉइड जोर से रोटेट करने लगता है और टावर ऑफ वॉइड के ऊपर का हिस्सा नुकीला बन जाता है जिसे देखकर बबाता कहता है कि ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे लू फेंग टावर ऑफ वॉइड को लेके सीधा उस बीस्ट के बॉडी में घुस जाता है जिसके कारण उस बीस्ट को जोर से दहाड़ने लगता है और अभी के दरमियान वो दोनों सिल्वर गार्ड्स लू फेंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब लू फेंग ने सीधा हेड पे अटैक किया होता है लेकिन लू फेंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं जब लू फेंग को पता चलता है कि उस बीस्ट की कॉन्शियसनेस तो उसके हेड में है ही नहीं। अब लू फेंग को भी समझ आता है कि आखिर B6 लेजर कैनन के लगने के बावजूद भी वो बीस्ट आखिर मरा क्यों नहीं, क्योंकि असल बात ये थी कि ये गोल्डन बीस्ट इंसानों से अलग थी और इसकी सोल हेड में नहीं थी। लेकिन लू फेंग की टावर ऑफ वॉइड उनके और डीप चली जाती है जहाँ पे वो बॉडी के टॉर्सो पार्ट में चली जाती है और वहाँ पे टावर ऑफ वॉइड को सब कुछ खत्म किए जा रही होती है और ये भी सेम ड्रिलिंग शटल जैसा ही था जो ड्रिल करता था।
अब आप लोग सोचोगे कि लू फैंग ने बिना बीस्ट को पता लगे कैसे अटैक कर दिया, तो ये इसी कारण हो पाया क्योंकि सिल्वर गार्ड्स ने उन्हें कवर किए हुए था और लू फैंग को डिटेक्ट होने से बचा रहा था। अब लू फैंग जैसे ही अंदर जाता है उसे वहां पर एक गोल्डन लाइट दिखती है जो कि 20 सेंटीमीटर स्मॉल थी और उसकी चारों तरफ गोल्डन लाइट थी। और जब लू फैंग का टावर ऑफ वॉइड उससे टकराता है तो वो गोल्डन बॉल उसे रेसिस्ट करने लगता है और इसके साथ ही लू फैंग को पता चल जाता है कि उस बीस्ट की यही सोल है और यहीं पे टावर ऑफ वॉइड उसकी सोल पे अटैक कर देता है और इससे वो बीस्ट जोर जोर से दहाड़ने लगता है और वो अपने पूरे पंख को फैला लेता है, लू फैंग पे पूरे पागलों की तरह अटैक कर देता है। लेकिन वो सिल्वर गार्ड्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं ताकि वो लू फैंग के बॉडी को बचाए रखें। अब लू फैंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसका स्पिरिचुअल डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पे लू फैंग अपना पूरा जोर लगा देता है और लू फैंग ने अपने पूरे कॉन्शियसनेस को भी छोड़ दिया होता है टावर ऑफ वॉइड में और वो पूरे टावर ऑफ वॉइड में चला जाता है जिसके कारण वो मर भी सकता था। अब इसे देखकर बबाता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लू फैंग ने अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया होता है और उसका पूरा सोल टावर ऑफ वॉइड में चला जाता है और लू फैंग का सोल जब कंप्लीटली उसमें चला जाता है तो टावर ऑफ वॉइड का अटैक सबसे पावरफुल हो जाता है और वो अभी अपने मैक्सिमम स्टेट पे होता है। अब लू फैंग पूरे पागलों की तरह उसे मारना चाहता था और टावर ऑफ वॉइड भी ज्यादा नुकीला हो जाता है और इस गोल्डन बॉल में से और भी ज्यादा गोल्डन लाइटें निकलने लगती है क्योंकि वो गोल्डन बॉल अपने उस सोल को डिफेंस कर रही होती है। लेकिन लू फैंग के इतने करने के बावजूद भी वो टूट नहीं रहा होता है जिसे देखकर लू फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और सारों पत्थरों से टकराने लगता है और इससे उसे बहुत बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अभी कुछ ही घंटे पहले उसके सोल को इतना डैमेज पहुंचा था और अभी ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था और इसी कारण वो बहुत ही पेन में होता है और यहाँ पे लू फैंग अपनी मौत तक को नहीं देख रहा होता है और उसकी दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि वो कैसे भी करके उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दे और यहाँ पे लू फैंग ने अपने पूरी ताकत को लगा दिया होता है और यहाँ पे जितने भी मिनी प्लैनेट्स उस टावर ऑफ वॉइड के चक्कर लगा रहे थे वो भी खत्म हो चुके थे और वो टावर ऑफ वॉइड भी जोरों से स्पिन कर रहा होता है और अब लू फैंग को एहसास होता है कि उसका कॉन्शियसनेस ब्लर हो रहा है और उसे पता चल जाता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जोर लगा देता है उसे मारने के लिए। अब यहाँ पे सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं और सभी दुआ कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके लू फैंग इसमें सक्सीड हो जाए और यहाँ पे हमें लू फैंग और स्वैलोड बीस्ट के दरमियान दिखाया जाता है जहाँ पे उनके टकराने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्टार एक्सप्लोड हो रहा है और दोनों की लाइफ फोर्सेस आपस में क्लैश कर रही हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पे जो लाइफ फोर्स शो हो रही होती है वो कम होने लगती है और यहाँ पे दोनों की लाइफ फोर्स क्लैश हो रही थी जिसके कारण किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि किसकी कौन सी लाइफ फोर्स हो रही है और यहाँ पे दोनों की लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होने लगती है और यहाँ पे सारे लोग बहुत ही नर्वस थे और स्क्रीन पे तभी पूरी तरह से लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है, किसी को भी लाइफ फोर्स का महसूस नहीं होता है और इसे देखकर सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या लू फैंग और स्वैलोड बीस्ट दोनों मारे गए और सभी लोग अभी तक इंतजार में थे क्योंकि उन्होंने उस बीस्ट को फिर से जिंदा होते हुए देखा था। लेकिन समय पास होता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन ना तो लू फैंग और ना ही उस बीस्ट की लाइफ फोर्स वापस आती है और पूरी दुनिया में खामोशी छा जाती है। और फिर 4:10 पे 3 स्टार ट्रैवल लेबर उस ओशियन में जाके वहाँ पे चेक करते हैं और वहाँ पे उन्हें उस स्वैलो बीस्ट की बॉडी तो मिलती है लेकिन उस बीस्ट की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है जिसके कारण वो उसमें होल नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पे लू फैंग भी नहीं मिलता और इसी के साथ लू फैंग भी यहीं पे मारा गया और वो साथ में भी ह्यूमैनिटी को बचा लिया और यहाँ पे ये स्वैलोड बीस्ट भी मारा गया। तो भाई लोग इस वीडियो पे 1 के लाइक चाहिए क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो है। तो भाई लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग करा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं क्या लू फैंग सच में मारा गया या फिर नहीं।